ठीक है। देखो हम लोग आज पढ़ने वाले डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर मतलब क्या होता है, जब किसी पार्टनर का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब डेथ ऑफ पार्टनर हम लोग देखते क्या चीज है कि जैसे किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो यहाँ पे जो भी इसका जो बैलेंस का जो सेटलमेंट होता है, जो बैलेंस का सेटलमेंट किया जाता है वो किसको किया जाता है, तो एग्जीक्यूटर को। किसको किया जाता है, एग्जीक्यूटर को। याद रखना, जब हम लोग एडमिशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एडमिशन, तो हम लोग वहां पे बैलेंस को क्लोज किससे करते थे, बताओ। बैलेंस को क्लोज किससे करते थे, तो बैलेंस सीडी नाम से। किससे करते थे, सीडी नाम से। क्यों, क्योंकि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता था तो आगे भी अपना बिजनेस को रन करेगा, इसीलिए वहां पे हम लोग क्या करते थे, बैलेंस सीडी। जब कोई रिटायरमेंट होता था तो क्या करते थे हम लोग, उसका बैलेंस का सेटलमेंट किससे करते थे, या तो कैश से या तो फिर लोन से। किससे करते थे, या तो कैश से या तो लोन से। और जब डेथ होगा तो एग्जीक्यूटर के लोन से। एग्जीक्यूटर या फिर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके बैलेंस होता है। क्लियर है। जब किसी पार्टनर का मृत्यु होता है तो उसके लाभ, उसके जो भी फर्म में जो भी हिस्सा होते हैं वो हिस्सा किसको दिया जाता है, उसके एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर समझता है क्या होता है, उत्तराधिकारी। कौन होता है, उत्तराधिकारी, मतलब कि जिसको चाहिए होता है एक्चुअली हम लोग पैसा देते हैं। क्लियर। तो देखो वहां पे तो ये होता है। अब यार जब डेथ ऑफ पार्टनर होता है यहाँ पे क्या क्या अकाउंटिंग किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, अकाउंटिंग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि लेखांकन व्यवहार, कि जब किसी पार्टनर का, देखो सिंपल सी बात, अभी तक हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो अकाउंट्स में क्या होता है कि भैया देखो जितना भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद तो थ्योरी तो थ्योरेटिकल हो गया, बट थ्योरेटिकल के बाद उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स में क्या लेन देन का क्या करते हैं हम लोग, अकाउंटिंग में लेन देन का अच्छा से उसको व्यवहार करते हैं कि कैसे उसको लिखना है, ट्रीटमेंट क्या करना है। तो इस जब कोई पार्टनर का डेथ होता है तो वहां पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, मतलब वहां पे किस किस चीज का अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला आता है हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। याद रखना, जब डेथ होता है किसी पार्टनर का तो वहां पे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, सैक्रिफाइस रेशियो नहीं। सैक्रिफाइस रेशियो का यूज कहां होता है, एडमिशन में, और रिटायरमेंट डेथ में किसका होता है, गेन का। गेनिंग रेशियो क्यों निकाला जाता है, बताओ, टू कॉम्पनसेट गुडविल। गुडविल का क्षतिपूर्ति भरपाई करने के लिए, मतलब कि जो पार्टनर बचेगा, जब कोई पार्टनर का अगर मान लो यहाँ पे देखो अगर डेथ होता है, सिंपल सी बात याद रखना, तो क्या करता है, अपना प्रॉफिट का शेयर या क्या करता है, छोड़ करके जाता है। क्या करता है, प्रॉफिट का शेयर छोड़ करके जाता है। जो प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जाएगा तो जो यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर होगा वो क्या कर लेगा, उसको टेक ओवर कर लेगा। जब वो रिमेनिंग पार्टनर टेक ओवर करेगा तो जब कोई पार्टनर डेथ, पार्टनर प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जाएगा, जो पार्टनर डेथ हुआ उसका फर्म में गुडविल कुछ वैल्यू होगा कि नहीं होगा, होगा सर। उसका गुडविल का वैल्यू होगा ना, तो वैल्यू क्या करेगा, लेकर के जाएगा कि नहीं जाएगा, किसको मिलेगा, उसके उत्तराधिकारी को। तो जो उसका जो गुडविल का जो वैल्यू होता है ना, वो गुडविल का वैल्यू कौन देगा उसको, जो रिमेनिंग पार्टनर है। सो तो रिमेनिंग पार्टनर कैसे देगा, तो इसका जैसे जैसे प्रॉफिट का हिस्सा लेगा वैसे वैसे गुडविल का इसका बैलेंस लेगा। क्लियर है। अगर मान लो इसका जो प्रॉफिट छोड़ के गया था, अगर आधा आधा दोनों बांटेगा तो गुडविल का बैलेंस भी दोनों आधा आधा देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग गेनिंग रेशियो की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझना, सबसे पहले क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो टू कंपनसेट गुडविल। नेक्स्ट होता है हम लोग का सेकंड नंबर आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। मतलब कि हम लोग क्या निकालते हैं, सेकंड नंबर प्रॉफिट निकालते हैं, कहां तक, उसके मरने तक, टिल द डेथ ऑफ डेथ, मतलब कि मरने तक की तिथि तक हम लोग क्या निकालते हैं, उसका प्रॉफिट निकालते हैं। अभी जो प्रॉफिट, देखो सब चीज यहाँ पे बताते चलो, ठीक है। प्रॉफिट जो है ना, तो दो तरीका से निकलता है, इसका टू मेथड होता है। कितने मेथड होता है बताओ हम लोग का, टू मेथड।
जब भी हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ कितने होते हैं? 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड। कौन कौन होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहला क्या होता है हम लोग का? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम के आधार पे। जब टाइम के आधार पे हमको टिल निकालना होगा तो इसका तुम लोग को स्टेप बता दे रहे हैं। ऊपर मिटा दे, देखो ऊपर हम मिटाते चल रहे हैं, देख लो इधर। तो अगर हम मान लो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम निकाल रहे हैं, तो अगर हम टाइम के बेसिस पे अगर तुम प्रॉफिट अगर निकाल रहे हो तो इसका पहला स्टेप होता है हम लोग का फाइंड करेंट ईयर प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? करेंट ईयर प्रॉफिट। कि करेंट ईयर प्रॉफिट क्या होगा? देखो यहाँ पे करेंट ईयर प्रॉफिट है ना, इसमें दो तरह से, मतलब एज पर क्वेश्चन इसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि करेंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालना है। क्या होता है क्वेश्चन में? करेंट ईयर तुमसे बोलेगा ना कि करेंट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू द लास्ट ईयर प्रॉफिट, मतलब कि करेंट ईयर का प्रॉफिट वही है जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा। तो जो मेरा पिछला साल का प्रॉफिट होगा वही साल का भी प्रॉफिट होगा। या फिर तुमसे बोलेगा कि करेंट ईयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। हम लोग क्या करेंगे? 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और जो 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट होगा सो करेंट ईयर का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या निकालेंगे हम? करेंट ईयर प्रॉफिट। स्टेप 2 हम लोग का क्या होता है इसमें से ध्यान देना। स्टेप 2 होता है फाइंड प्रॉफिट टिल डेथ। ठीक है ना? मतलब कि कितना दिन बाद वो डेथ किया है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोग का करेंट ईयर प्रॉफिट इनटू रेट, सॉरी रेट नहीं, टाइम। मतलब यहां पे होता है मंथ या डे डिवाइडेड बाय 12 या 365। अब मान लो सपोज दैट हमको पता चला कि पिछला साल का प्रॉफिट था मान लो कि 30,000। कितना था प्रॉफिट पिछला साल का? 30,000। अब हमको पता चला कि इस वर्ष जिस ईयर वो डेथ किया, अब हमको बोला गया कि लास्ट ईयर प्रॉफिट था 30,000, तो करेंट ईयर प्रॉफिट भी बोला कि तुम्हारा जो होगा लास्ट ईयर जो प्रॉफिट होगा वही करेंट ईयर प्रॉफिट होगा। बताओ करेंट ईयर प्रॉफिट कितना होगा हम लोग का? 30,000। अब हमसे बोला सपोजेड क्वेश्चन में बोला कि जो हमारा जो साझेदार है, जो जिसका जो डेथ हो रहा है सो 3 महीना बाद मर रहा है। क्या बोला? 3 महीना बाद। तो तुमको क्वेश्चन में डेट दे देगा कि हम इतना तक 1 जनवरी को मेरा बैलेंस शीट है, और बोलेगा कि 1 अप्रैल को डेथ कर गया। तो कितना दिन फर्म में काम किया जिंदा रह के? बताओ करेंट ईयर में जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में तो मर गया। तो कितना महीने को काम किया? सिर्फ 3। यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? 3/12। तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 4, 7,500। तो करेंट ईयर प्रॉफिट टिल डेथ। सेकंड में क्या निकालते हैं हम लोग? प्रॉफिट टिल डेथ। किसका? करेंट ईयर का। क्लियर है ना? सबसे पहले निकालेंगे करेंट ईयर प्रॉफिट, फिर करेंट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे क्या निकालेंगे? टिल डेथ, मतलब उसका मरने तक का कितना पैसा कमा करके गया है। ठीक है? उसके बाद जब हम उसको टिल डेथ तक निकाल लेंगे तो उसके बाद स्टेप 3 होता है फाइंड डेथ पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। अब क्या करेंगे? डेथ पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे हम प्रॉफिट में। ठीक है? तो उसका क्या होता है याद रखना, उसको हम लोग क्या करते हैं? डेथ जो पार्टनर का जो शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है करेंट ईयर प्रॉफिट टिल, ऐसे लिखो ना, स्टेप 2 इंटू प्रॉफिट शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि आप सबसे पहले अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर आपको अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले करोगे यहाँ पे क्या चीज कि पार्टनर्स को आप क्या करोगे? यहाँ पे
सबसे पहले करंट ईयर प्रॉफिट निकालोगे, दूसरा स्टेप क्या होगा कि करंट ईयर प्रॉफिट टिल डेथ निकालोगे, और तीसरा क्या निकालोगे, उसका शेयर निकालोगे। तो उसका शेयर कैसे निकलेगा, तो करंट टिल स्टेप 2 में क्या निकालते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट टिल डेथ। तो टिल डेथ तक का प्रॉफिट जो है सो, और उसका जो भी प्रॉफिट शेयर होगा सो उसको हम लोग बांट देंगे। सपोज दैट अगर मान लो करंट ईयर का प्रॉफिट था हम लोग का 3000 रुपया, और इन लोग का रेशियो था 1:1:1, तो इसका कितना प्रॉफिट निकल जाएगा, 3000 का 1/3। कोई दिक्कत है, समझ में आया बात। ये चीज क्या हो गया हम लोग का निकाल लेंगे प्रॉफिट। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या करना होता है, जर्नल एंट्री करना होता है। क्या करना होता है हमको बताओ, जर्नल एंट्री करना होता है, ठीक है। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, इसका होता है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, या फिर डिसेस पार्टनर्स को हम लोग बोल सकते हैं। तो डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्लियर है सबको ना, कि नहीं है क्लियर, नहीं क्लियर है, सही है, पक्का समझ में आ गया ना, ठीक। यही स्टेप से निकालना है। अब आते हैं हम लोग सेकंड मेथड लिखना, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारे लिए, सेकंड मेथड, फाइंड आउट प्रॉफिट टिल डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। क्या बोलेगा सेकंड नंबर तुम्हारा, कि आपको प्रॉफिट निकालना है किसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। क्लियर है। तो इस केस में क्या होता है ना, सबसे पहले तुम्हारा निकालना होता है, इसमें भी स्टेप 1 बाय लिख देते, ठीक है ना। इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले लास्ट ईयर प्रॉफिट, फिर क्या निकालते हैं स्टेप 2 लास्ट ईयर सेल, फिर होता है स्टेप 3। सब गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। यस सर, ठीक है। स्टेप 3 निकालना हम लोग को होता है फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना होता है हम लोग का, फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू 100। इससे क्या निकल जाएगा का, प्रॉफिट का परसेंटेज। अब प्रॉफिट का परसेंटेज जब आपका निकल जाएगा तो आप स्टेप 4 लिखोगे। स्टेप 4 में क्या निकालोगे, फाइंड आउट करेंट। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट निकल जाता है करंट ईयर प्रॉफिट टिल डेट। कैसे, क्योंकि हमको सेल जो दिया रहता है ना, वो करंट ईयर का सेल हमको टिल डेथ तक ही दिया रहता है। क्योंकि मान लो कोई पार्टनर डेथ किया है तो हम सेल निकालेंगे, तो अभी तक का ही सेल निकाल पाएंगे ना। अब आज के बाद कितना सेल होगा हमको पता है क्या। अगर मान लो कोई पार्टनर है, अगर मान लो कोई 3 महीना अगर फर्म में जिंदा रहा था, 3 महीना काम किया, तो अगर सेल निकालना होगा करंट ईयर का, तो हम 3 ही महीना का सेल निकाल सकते हैं कि अभी तक वो बंदा कितना सामान बेच करके गया है। तो उस तरह से इसमें डायरेक्ट निकल जाता है। तो इसमें क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट फॉर्मूला होता है हम लोग का करंट ईयर सेल्स इनटू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू 100। इसको रेट बोल सकते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। यस सर। ए स्टेप से हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का 2 तरीका, कौन कौन है बताओ। पहला चीज क्या चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा क्या चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कैसे निकलता समझ में आ गया, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल कैसे वो समझ में आ गया। एक इसका डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वाला का शॉर्ट फार्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर, डेथ पार्टनर है ना, उसका डायरेक्ट आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है, करेंट ईयर प्रॉफिट इनटू करंट ईयर प्रॉफिट इनटू
मंथ डिवाइडेड बाय 12 यानी कि डे डिवाइडेड बाय 365 इंटू प्रॉफिट शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। एक ही फॉर्मूला सीधा है, मतलब जो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखे थे ना उस स्टेप को हम एक ही बार में लिख दिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का मंथ है, देखो डे किस लिए लिखे ना, कभी कभी बोलते हैं ना कि 12 फरवरी को मर गया, दिन के हिसाब से, ठीक है, तो वहां तुमको दिन के हिसाब से काउंट करना पड़ेगा कितना दिन जिंदा रहा था फॉर्म में। समझ में आ गया बात ना, एक कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से एक यहाँ पे समझ में आ गया ना दोनों चीज, कोई दिक्कत है पक्का, ठीक है। अब आगे चले हम लोग। अब थर्ड होता है इसमें निकालने का आता हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालने होता है बता हम लोग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ कैसे निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एट बिगिनिंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12, मतलब कितना दिन फर्म में जिंदा रहा था, इतना लिख देंगे क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक पार्टनर्स के लिए फायदा होता है जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। और याद रखना, और जो इसके पहले हुआ था हम लोग का डेथ पार्ट प्रॉफिट था ना, पीएल सस्पेंड, वो कहां पे दिखाते हैं हम लोग, सस्पेंस है, पीएल सस्पेंस अकाउंट, वो भी कहां दिखाते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड, पीएल पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, जो पीएल सस्पेंस हम लोग का उसका मतलब क्या, प्रॉफिट आया है ना, इसीलिए उसको हम कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द प्रॉफिट इज फाइंड व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब जो जब कोई पार्टनर डेथ होता है तो उसके प्रॉफिट के शेयर के लिए किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन रहेगा प्रॉफिट लॉस, दूसरा ऑप्शन रहेगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा रहेगा ओल्ड पार्टनर, चौथा रहेगा डेथ पार्टनर। तो ऑप्शन क्या मारोगे यहाँ पे, पीएल सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट है किसी को, बोलो। तीसरा वाला है ना, इससे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन जो मतलब यहाँ पे तीन चीज है, मतलब तीनों चीजों को निकालना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, फिर प्रॉफिट निकालना पड़ता है, और एक आता है हम लोग का गुडविल का वैल्यूएशन। तो गुडविल का वैल्यूएशन जो रिटायरमेंट में होता था ना, सेम उसी तरह से होता है, देख लो उसका स्टेप बताई दे रहे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल and it's compensated by remaining पार्टनर in इसको ध्यान देना। हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं किस लिए, इट्स कंपनसेटेड एंड इट्स कंपनसेटेड बाय रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, मतलब गुडविल हम लोग निकालते हैं और गुडविल को हम लोग कंपनसेट कैसे करते हैं बताओ, गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे समझना है एक चीज को, इसका स्टेप 1 होता है सबसे पहले फाइंड आउट गुडविल, फाइंड आउट वैल्यूएट गुडविल, वैल्यूएट गुडविल आफ्टर कंस्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूशन, ठीक है, आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन मतलब कि आफ्टर जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन, मतलब किसी पार्टनर का डेथ हो गया, डेथ होने के बाद जो गुडविल है उसका हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या करते हैं हम लोग, फाइंड आउट डेथ पार्टनर शेयर इन गुडविल, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं सब, इसको बताओ, वैल्यूएट गुडविल इनटू
प्रॉफिट शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। कहने का मतलब क्या होगा कि जब भी आप मान लो कि अगर आपको फाइंड आउट डेथ पार्टनर शेयर इन गुडविल, मतलब जो पार्टनर डेथ किया है अगर उसका अगर आपको गुडविल निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे? तो पहले जो गुडविल हमने निकाला वैल्यूएट गुडविल किया है, मतलब कि फाइंड आउट वैल्यूएट था ना, वैल्यूएट गुड्स क्या गुडविल क्या करते थे? वैल्यूएट गुडविल आफ्टर द रिकंस्टिट्यूशन, मतलब फर्म के रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जो गुडविल निकाले थे उस गुडविल को क्या करेंगे हम लोग? उसको डेथ पार्टनर का गुडविल निकालना है। ये जो गुडविल आता है ये आता है पूरे फर्म का गुडविल आता है वाला। किसका आता है गुडविल बताओ? फर्म का आता है। फर्म के गुडविल से हम किसके गुडविल को निकालते हैं बताओ? तो पार्टनर्स का, मतलब जो डेथ कर रहा है उसका गुडविल निकालेंगे। क्लियर है? और स्टेप 3 हम लोग क्या होता है? स्टेप 2 distributed in gaining ratio in a remaining partner। स्टेप 2 कहने का मतलब क्या होगा? डेथ पार्टनर शेयर इन गुडविल। तो जो भी डेथ पार्टनर का शेयर इन गुडविल होगा ना उसको किस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? रिमेनिंग पार्टनर को। अभी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। अगर मान लो कोई अगर एक पार्टनर ही सिर्फ गेन कर रहा है तो पूरा इंटायर गुडविल का शेयर कौन करेगा? कंपनसेट वही करेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है? अब यहाँ पे सी का रिटायरमेंट होता है और सी का सारा शेयर ले लेता है बी, ठीक है? तो क्या गुडविल का जो हिस्सा में ए का कोई एक कुछ उसको देगा क्या? नहीं, क्योंकि भैया जब इसका सारा शेयर ये लिया है तो गुडविल का पैसा कौन देगा? सारा इंटायर शेयर कौन देगा? पूरा बी देगा ऐसे केस में। क्लियर है? अब इसका एंट्री क्या होता है? स्टेप 4 इसका देख लो, जर्नल एंट्री देख लो। क्या होगा इसका जर्नल एंट्री बताओ? सिंपल से समझना, अगर गुडविल का बैलेंस निकाले हैं तो गुडविल का बैलेंस हम लोग के लिए क्या होता है? एक जो पार्टनर होता है वो क्या करता है बताओ? कि गुडविल का जब पैसा निकला तो उसके लिए क्या बेनिफिट का पार्ट है ना? जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका उत्तराधिकारी क्या करेगा? पैसा मिलेगा और पैसा कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर। तो भाई देखो जब रिमेनिंग पार्टनर पैसा देगा तो रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? सर अगर काफी देना देगा ना। तो अगर रिमेनिंग पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है अगर उन लोग अगर उसको अगर अपना अगर गुडविल का हिस्सा अगर देगा, गुडविल का शेयर अगर उसको सेक्रीफाइस करेगा तो इन लोग का कैपिटल क्या होगा? रिमेनिंग पार्टनर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। दैट मींस इन लोग क्या होगा? लॉस होगा। यस सर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बताओ? देगा तो लॉस होगा। लॉस होगा ना? तो अब देखो यहाँ पे जब इन लोग को लॉस होगा तो रिमेनिंग पार्टनर क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? लॉस क्या करते हैं? डेबिट क्रेडिट? डेबिट है। यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका एंट्री होता है हम लोग का रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा तो फायदा हो जाएगा। अब जब हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में इसको दिखाते हैं। किधर दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। नाम इसमें जो लिखा जाता है वो होता है रिमेनिंग का। किसका होता है नाम? रिमेनिंग का। लेकिन बैलेंस किस में लिखाता है? रिटायरिंग में। जब पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो उसको कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। नाम किसका लिखाएगा? रिमेनिंग का, लेकिन बैलेंस रिटायरिंग का। कब? अगर सिर्फ हम लोग डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो डेथ पार्टनर ओनली बनाएंगे तो इस केस में क्या होगा? वे क्रेडिट साइड दिखाएंगे नाम, लेकिन किसका होगा? रिमेनिंग वाला का बैलेंस किसका दिखाएंगे? रिटायरिंग वाले का। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एट द टाइम ऑफ कंपनसेटिंग ऑफ गुडविल व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड, किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है? तो रिमेनिंग पार्टनर को। किसको कर जाता है? रिमेनिंग पार्टनर को। रिटायरिंग को डिवाइड रिटायरिंग पार्टनर को नहीं। ठीक है? रिटायरिंग क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्लियर है? यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अकाउंट क्लोज कैसे होता है? अकाउंट का क्लोज कैसे होता है बताओ?
ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसा भेज के अभी जस्ट तो बताए थे ना। मतलब सन्ने ने अकाउंट क्लोज। अरे भाई जब हम लोग पार्टनर कैपिटल बनाते हैं तो अकाउंट क्लोज करेंगे ना हम लोग। हाँ। अकाउंट बंद करते हैं ना, तो अकाउंट बंद हम लोग किस नाम से करेंगे? अच्छा हाँ, उसका स्टार्टिंग एग्जीक्यूटर को में पैसा जो दे समझाए थे हम, हाँ, उसके ठीक है ना, एग्जीक्यूटर को पैसा दे के। एडमिशन टाइम बैलेंस शीट से, Yes, sir. रिटायरमेंट के टाइम या तो कैश या तो पार्टनर लोन, हाँ सर। ठीक है, और डेथ के टाइम एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर है? हाँ, sir. अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है इसमें, इसके बाद हम लोग का बनाना होता है फोर्थ नंबर पॉइंट, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना होता है हम लोगों को? Revaluation रीवैल्यूएशन अकाउंट। इससे तो सबको परिचित है अच्छे से। Yes, sir. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? जहां पे क्या होता है, एसेट्स होता है और लायबिलिटीज होता है। एसेट्स बढ़ता घटता है, लायबिलिटीज बढ़ता घटता है। एसेट्स लायबिलिटीज को बढ़ने घटने से इफेक्ट स्वरूप क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या फिर Loss. लॉस होता है। इस प्रॉफिट लॉस को क्या करने के लिए, Check फाइंड आउट करने के लिए, इस प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए एक एक account अकाउंट बनाते हैं। बनाते हैं, जिस अकाउंट का नाम है Revaluation रिवैल्यूएशन account। अकाउंट, जिसमें क्या करते हैं, सारे संपत्तियों और दायित्वों को लिखा जाता है। किसको दिखाया जाता है? सारे संपत्तियों और दायित्वों को। जो घटता है या बढ़ता है उसी हाँ, जो घटता है या बढ़ता है उसको याद रखना। जिस एसेट में ना इंक्रीज ना डिक्रीज कुछ नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा हम लोग का, यहाँ पे वो नहीं आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग का आया था, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज इन द बढ़ता है। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा तो क्या होगा? ऑप्शन था पहला प्रॉफिट, दूसरा था एप्रोप्रिएशन, और तीसरा था हम लोग का बोथ, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? याद रखना, फिक्स्ड एसेट्स का जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एप्रोप्रिएशन। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। नोट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जब आप फिक्स्ड एसेट्स को बेचोगे, जो कॉस्ट है उससे ज्यादा पर बेचोगे तो वहां पे प्रॉफिट होगा। लेकिन उसका अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ या घट रहा है, तो बढ़ेगा तो एप्रोप्रिएशन और घटेगा तो डेप्रिसिएशन। Yes, sir. इस चीज को याद रखना। और बहुत लोग कंफ्यूजन था, हम भी एक बार कंफ्यूज हो गए तो बोथ आंसर करवा दिए थे, ठीक है, बट बोथ नहीं है, क्या होगा यहाँ पे, एप्रोप्रिएशन होगा हम लोग का। क्लियर है? तो बताओ डेथ ऑफ पार्टनर समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा ना। अब हमसे क्वेश्चन बोलता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट या लॉस आता है, रीवैल्यूएशन में क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस आता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बताओ? याद रखना, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, ठीक है ना, कहीं भी अगर बात करेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को बांटने का, तो हमेशा किस में होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो में। हमेशा किस में होता है, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे किसी भी तरह से हम लोग न्यू व्यक्ति को नहीं एंट्री देते। कभी कभी यहाँ पे ना ऑल पार्टनर लिखा रहता है और हम लोग ऑल टिक कर क्या जाते हैं, जी नहीं भाई। जब एडमिशन करते हैं तो हम तो वहाँ पहले से रहता है 2 और बाद में आता है 1, तो ऑल हो जाता है 3। तो क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम तीनों में बांटते हैं क्या? नहीं ना। तो याद रखना, हमेशा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या होता है, Old ओल्ड partner पार्टनर का ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? जब इसे बढ़ता है या घटता है या नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनाया जाता है? पहला, जब रेशियो चेंज होगा, जब एडमिशन होगा, जब रिटायरमेंट होगा, जब डेथ होगा। ये सारे चीज में क्या होता है, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पड़ते हैं। और इन सभी केसों में रिवैल्यूएशन चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में। तो भाई डेथ ऑफ पार्टनर में इतना ही सारा चीज था, और तुम लोग एक शॉर्ट समरी बताते हैं डेथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है ना। दो चीज देखो, यहाँ पे डेथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब बनाना होगा, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। मतलब कि जो भी पार्टनर होगा उसका सबसे पहले जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, जो कहाँ पे लिखा रहता है हम लोग का, बैलेंस शीट में लिखा रहता है, ठीक है। अगर पहले से कोई क्या चीज है हमारे पास, जनरल रिजर्व है, तो उसको इधर बांट देंगे। अगर कोई पहले से अगर प्रॉफिट है, इधर क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको बांट देंगे। पहले से कोई अगर फंड है तो उसको इधर लिख देंगे। अगर फिर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इधर लिखेंगे। अगर मान लो फिर हम लोग क्या आया था, पीएल सस्पेंस आया था ना, पीएल सस्पेंस आया तो इसको भी क्या कर देंगे हम लोग,
क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्लियर है यहाँ पे कि नहीं क्लियर है बताओ, समझ में आ रहा सारा ना? Yes, sir. तो इस सारे आइटम यहाँ लिखेंगे और प्लस में क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे बाय रिमेनिंग पार्टनर। किसको लिखेंगे बाय? रिमेनिंग पार्टनर किसके लिए? गुडविल बांटने के लिए। इसके लिए तो गुडविल शेयर कंपनसेट करने के लिए। इतना चीज आता है किधर हमारा क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में कौन कौन आता है भैया? अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो इधर आ जाएगा। फिर क्या आ सकता है? अगर कोई पहले से प्रॉफिट लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा टू पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस इधर भी आ सकता है अगर वो डेबिट होगा तो, मतलब लॉस होगा तो। समझ में आया बात ना? जैसे करंट ईयर प्रॉफिट निकलता था ना, अगर मान लो करंट ईयर लॉस आ गया तो उस केस में किधर आ जाएगा? पीएल सस्पेंस मेरा डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट होता है हम लोग का इसके बाद टू हो गया हम लोग का पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया। फिर हो सकता है हम लोग अगर मान लो कि अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा हम लोग को? लॉस या प्रॉफिट। लॉस होगा तो इधर आएगा, Profit और अगर बाय रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा। अगर इतना सारा करने के बाद उसके बाद कुछ नहीं करते हम लोग, सीधा दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और इधर बैलेंस लिखते हैं टू बैलेंस सीडी बीच का। टू Execute. एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अच्छा सीडी हाँ है याद है। बोले तो भाई Executors account बैलेंस से सीडी, close इसलिए करें। बैलेंस सीडी कब लिखा जाता है? जब इस बैलेंस को हमको अगले साल ट्रांसफर करना होता है। यहाँ पे जब इस बैलेंस को हम अगला साल जब हम यूज करने वाले होते हैं तो उस केस में क्या होता है? बैलेंस शीट यहाँ पे लिखते हैं। Yes, sir. आई होप कि तुम लोग का डेथ ऑफ पार्टनर क्लियर हो गया होगा अच्छा से। समरी हो गई। समरी पूरा हो गया ना? अब इसका जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तुम लोग को बाद में करवा देंगे। ओके, कोई डाउट? नहीं सर, सर वीडियो रहेगा ना? सही है, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ वीडियो अपलोड कर देंगे। नोट्स नहीं लिखे ठीक है? थे।